आज हमारा टॉपिक प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में परिवर्तन का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पहला पार्ट जो हमारा शुरू से लेके महाकाव्य सूत्रकाल तक था, दूसरा हमारा सूत्रकाल से लेके मौर्य काल तक था। अब तीसरा जो हमारा पार्ट है वो हमारा जो है सुंग सातवाहन काल से आगे गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल तक हम यह डिस्कस करेंगे। इस दौरान जो है प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में क्या परिवर्तन हुआ, ये सारा हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब देखिए, सुंग सातवाहन काल की अगर हम बात करते हैं, सातवाहन काल में जो है सातवाहन युग में दक्षिण भारत में स्त्रियों की स्थिति अच्छी मालूम पड़ती थी। इसी काल में आवश्यकता पड़ने पर वे शासन का कार्यभार भी उठाती थी। देखिए, दक्षिण भारत की बात हो रही है, उत्तर भारत की नहीं हो रही है। सातवाहन काल में शासकों का अपने मार्त नामों के साथ उल्लेख मिलना से यह पता चलता है कि उस काल में वहां का समाज मात्र प्रधान रहा होगा। मतलब देखिए, जितने भी जो है हमारे शासक हैं, उनके नाम के साथ उनकी माताओं का नाम उल्लेख था, जिससे यह पता लगता है कि उस समय स्त्री का कितना सम्मान था और मतलब जो है मात्र प्रधान समाज रहा होगा। देखिए, ऐसी बात है है। वहीं पर देखिए, समाज 4 भागों में विभक्त था। 4 भाग कौन कौन से? देखिए, प्रथम वर्ग में महारथी, महाभोज और महासेनापति शामिल थे। द्वितीय वर्ग में कर्मचारी और गैर सरकारी दोनों सम्मिलित थे। तृतीय वर्ग, तीसरा वर्ग जो था, उसमें लेखक, वैद्य, हल्किये, सुवर्णकार और गंधित औषधि बनाने वाले सम्मिलित थे। चौथा जो वर्ग था उसमें वार्तिकी, मालाकार, लौह वाणिज्य या लोहार कहते हैं इसको हम, है, तथा दाशक या मछुआरा सम्मिलित थे। स्त्रियां पतियों के साथ धार्मिक कार्यों में सहर्ष भाग लेती थी। ये सातवाहन काल की बात है। अब विधवा नारी को यंत्रण में जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता था, मतलब उनका जो है थोड़ा सा ठीक था। मतलब देखिए, आप जो है इस काल में भारत में अनेक विदेशी जातियां बस चुकी थी। फलतः एक नई जाति का निर्माण हो रहा था। स्मृतिकारों ने इन्हें निम्न कोटि का अक्षेत्रिक रूप में स्वीकार। इस काल में अंतर जातीय वर्णांतर विवाह का भी उल्लेख मिलता है। देखिए, अंतरजातीय विवाह या फिर वर्णांतरों का विवाह का उल्लेख मिलता है। सातवाहन राजा सातकर्णी प्रथम में जो ब्राह्मण था, अक्षत्रिय वंश की कन्या से और वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने महाअक्षत्र रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था। अब देखिए, मतलब जो है आगे इसमें बात कर, देखिए सातवाहन काल में तो इतना ही कुछ था। आगे गुप्त काल की बात करते हैं। गुप्त काल में कैसी स्थिति थी, देखिए आप जो है गुप्त काल में भी भारतीय समाज वैदिक काल से चली आ रही वर्ण व्यवस्था के तहत ही 4 वर्णों में विभक्त रहा। समाज में ब्राह्मण का वर्चस्व बना रहा। साधारण ब्राह्मण का कर्तव्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान करना था। अभिलेखों में तप, स्वाध्याय करने वाले और सूत्र, भाष्य, प्रवचनों में प्रांगत ब्राह्मण का भी उल्लेख मिलता है। कभी कभी तो ब्राह्मण स्वाध्याय और यज्ञ आदि कार्यों को छोड़कर अन्य काम भी करते थे। राजा ने पुरोहितों के नाते राजनीति पर भी उनका दखल होता था। गुप्त काल से पहले देश, धर्म, भोजन और वैदिक शाखाओं के अनुसार ब्राह्मण में उपभेद आरंभ हो गया था। गुप्त काल में उत्तर भारत में यजुर्वेदिक ब्राह्मण की प्रधानता थी। सौराष्ट्र में सामवेदीय ब्राह्मण की प्रधानता थी। वहीं पर देखे, अक्षत्रियों का कर्तव्य अध्ययन, यज्ञ, दान, शास्त्र जीव, रक्षा और प्रजा पालन था। ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मणों का बाद अक्षत्रियों का स्थान था, किंतु बौद्ध साहित्य में ब्राह्मणों की उपेक्षा अक्षत्रियों को प्रधानता प्रदान की गई है।
यानी कि बहुत साहित्य क्या करते हैं, उनको ब्राह्मण से भी ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं। कुल के आधार पर अक्षत्रियों में भी वर्गीकरण होने लगा था, यानी जैसे परिवार बढ़े इनमें भी एक क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। यह थे सूर्यवंशी, सोमवंशी आदि, इसकी बात हो रही है। तीसरा वर्ण जो वैश्य था, जिसका कार्य स्मृतिय के अनुसार कृषि, पशुपालन और वाणिज्य था, किंतु धर्मशास्त्रों के अनुसार ये यज्ञ, दान, अध्ययन कार्य भी कार्य करते थे। गुप्त काल में वैश्यों ने प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी, इनका मान सम्मान काफी बढ़ गया था, काफी ख्याति प्राप्त कर ली थी, क्योंकि उनमें से कुछ न्यायालयों का कार्य भी देखने लगे थे। वहीं पर देखिए गुप्त काल में देखिए मतलब जो है व्यापारी, गोपालक, सुनार, लोहार, बढ़ाई आदि व्यवसाय समूह ने अपनी श्रेणियां बना ली थी। फाइयान के अनुसार प्रमुख वैश्य लोग औषधालय और धर्मशालाएं भी चलाते थे। चौथा वर्ण शूद्र का था, जिसका मुख्य कार्य द्विज यानी ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्यों की सेवा करना था। क्योंकि शूद्र भी चातुर्य वर्ण के सदस्य थे, अतः द्विजों के साथ नगर और गांव में रहते थे। दंड विधान में उन्हें अपराधों के लिए अन्य वर्णों की अपेक्षा कठोर दंड देने का प्रावधान था। शूद्र खेती व्यवसाय करने लगे थे और राजस्व तक भी पहुंचने की क्षमता रखने लगे थे। देखिए यहाँ इनका जो थोड़ा सा बड़ा था, यहाँ पर बहुत सारा बार उल्लेख है राजा, इनका राजा में भी हस्तक्षेप है, इसका जो है राजा मतलब कई ग्रंथों में भी इनका उल्लेख कहते हैं एज ए राजा के रूप में। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम जो है इन चार वर्णों के अतिरिक्त समाज में चंडाल भी शामिल थे, यानी चंडाल वर्ग भी एक वर्ग था जो प्राय नगरों और गांव से बाहर रहते थे। पायन के अनुसार उनका स्पर्श तक वर्जित था, अतः जब वे गांव और नगर की दोहरी पर कदम रखते थे तब उन्हें अपने आने की सूचना लाठी या अन्य प्रकार के उपकरण की मदद से आवाज करके देनी पड़ती थी, यानी कि उन्हें ढोल नगाड़े बजा के आना होता कि हम आ रहे हैं। उनका जो मुख्य कार्य था शवों को जलाना था और या गाड़ना था, पशुओं का शिकार, मछलियां पकड़ना आदि था। मनुस्मृति और कात्यायन स्मृति में दासों की भी चर्चा हुई है। इन दासों का भी उल्लेख आ रहा है जो है दासों की उत्पत्ति होने वाले संतानों को दास भी होना और ब्राह्मणोत्तर व्यक्तियों के दास बन जाने या फिर उनका क्रय विक्रय का उल्लेख मिलता है। यदि अपने द्विज स्वामी से पुत्र उत्पन्न कर लेती थी तो वह दासत्व से मुक्त हो जाती थी। यदि कोई दास अपने स्वामी के प्रतिबंधों को पूरा कर देता था तब वह आजाद हो जाता था या उसे आजादी मिल जाती थी। लेकिन संकट के समय में यदि दास स्वामी के प्राणों की रक्षा करता था तो भी उसे दासत्व से मुक्ति मिल जाती थी। पूर्व की भांति इस काल में भी आश्रम व्यवस्था कायम थी, यानी आश्रम व्यवस्था में रहता था, परंतु व्यावहारिक जीवन में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों के ही कुछ ही लोग वानप्रस्थी और सन्यासी बनते थे। विवाह एक संस्था के रूप में कायम थी, यद्यपि यज्ञ आदि में पति पत्नी एक साथ होना होता था। वहीं पर देखिए ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय जो है उस काल में आज की तरह ही प्रावैगिक प्रसाधन या कोर्टशिप भी होता था। याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार राजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह कर दिया जाना चाहिए। वात्स्यायन ने भी वर वधू के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतर को आदर्श माना है। राज परिवारों में बहुविवाह का उल्लेख मिलता है, यानी राज परिवारों में बहुविवाह का उल्लेख प्रचलित था। विधवा विवाह प्रचलित था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अपने अग्रज रामगुप्त की विधवा पुत्री जो थी उनका नाम ध्रुव स्वामी से विवाह का उल्लेख मिलता है, साहित्य ग्रंथों में मिलता है, जो विधवा विवाह को प्रमाणित करता है। वहीं पर देखिए अनुलोम और अंतरजातीय विवाह का भी जिक्र है। मैंने बताया था अनुलोम कौन से थे, जिसमें देखिए अनुलोम का मतलब होता है अनुलोम प्रतिलोम। अनुलोम में देखिए लड़की का मतलब है लड़के का वर्ण ऊंचा होता था, लड़की का नीचा होता था, उसे अनुलोम। प्रतिलोम में लड़की का वर्ण ऊंचा होता था, लड़के का नीचा होता था, उसे प्रतिलोम कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अनुलोम अंतरजातीय विवाह का जिक्र है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के भी काफी उल्लेख मिलते हैं।
कालिदास के अनुसार उस काल में परवर्ती कालों की तरह ही 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। रघुवंश के अनुसार अगर हम बात करते हैं, स्वयंवर प्रथा भी प्रचलन में थी। कालिदास की कृतियों से पता चलता है कि कन्या को भरपूर प्यार मिलता था और उसका जन्म दुर्भाग्य के रूप में नहीं लिया जाता था, यद्यपि पुत्र का महत्व तो अधिक था। मतलब जैसे कि हमें वैदिक काल में पुत्री को कर्पण कहा है, दुखों का जन्म जड़ कही गई है, तो यहाँ पर जो है स्त्री की स्थिति में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखते हैं। कुमार संभव के अनुसार ही कन्या कुल का प्राण थी और कात्यायन संपत्ति में नारी के अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हैं। कालिदास की जो है अभिज्ञानम शकुंतला से पता चलता है कि कभी कभी मतलब जो है नारियों की उपेक्षा भी होती थी। रघुवंश में कई जगह पर नारी और पुरुष का भोग्य के रूप में दर्शाया गया है, फिर भी पत्नी और माता के रूप में नारी की स्थिति संतोषजनक थी। सती प्रथा का एक आध जगह पर उल्लेख मिलता है। एरण का जो अभिलेख है, गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। कौन सा अभिलेख है? एरण का अभिलेख। तात्कालिक साहित्यों से पता चलता है कि मतलब जो है समाज में वेश्याएं भी थी। वे शिशु जन्म के अवसर पर और मंदिरों में नृत्य करती थी। कुछ वेश्याओं का उनके रूप में और गुणों के कारण ही समाज में प्रतिष्ठा थी। वसंत सेना ने वेश्यावृत्ति छोड़कर विवाह कर लिया था। अमरकोश में वैदिक मंत्रों की शिक्षा प्रदान करने वाली स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इसमें अमरकोश में ध्यान रखिए आप इसको जो है। आश्रम में रहने वाली स्त्रियां विभिन्न विषयों का अध्ययन करती थी। सील भट्टारिक नामक एक विदुषी महिला का उल्लेख मिलता है। मर्च काटिकम में अनेक शिक्षित महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभा मतलब जो है क्या नाम लगा, प्रभा देवी या प्रभा गुप्ता, प्रभावती गुप्ता शिक्षित थी। उस समय देखिए पर्दा प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं हुआ था। ये चीज देखिए मैंने आपके साथ जो है ये जो है प्राचीन भारत में या प्राचीन समय में जो भी मतलब जो है सामाजिक परिवर्तन हुआ है या फिर यह प्राचीन भारत में सामाजिक संरचना में क्या क्या परिवर्तन है, मैंने प्रारंभिक से लेकर अंत तक यानी 3 पार्टों में आपको पूरा समझा दिया है। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ाएगा नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही कर देंगे। चलिए इसमें इतना ही है, नेक्स्ट मिलेंगे। ओके।